हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो जुनून क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जहां अक्सर एग्जाम से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो वो टॉपिक है हमारा आज का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले है कि पाचन होता क्या है। तो जटिल पदार्थों का सरल से सरल पदार्थों के रूप में टूटना ही पाचन कहलाता है। आप इसको ऐसे समझो, हम लोग जो चावल दाल या रोटी लेते हैं तो क्या होता है, जटिल पदार्थ होते हैं, बड़े होते हैं, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में करके हम लोग अंदर डालते हैं। पहले मुंह उसको चबाता है, फिर अंदर में और सारी जो क्रियाएं हैं वो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदलती है। तो क्या था, जटिल से सरल करने की प्रक्रिया, बड़ा से छोटा करने की प्रक्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं। हमारा जो भोजन में जो सारे पोषक तत्व होते हैं वो सारे होते हैं, तो उसे हम लोग ग्रहण करते हैं और उसके बाद जाके वो पाचन होता है। लेकिन याद रखना है कि पाचन केवल भोजन का होता है, पानी और मिनरल्स का पाचन नहीं होता। इस बातों को याद रखना है। विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गए, इन सभी चीज़ों का पाचन नहीं होता। इन सब चीज़ों का अवशोषण होता है, एजॉर्प्शन होता है, लेकिन पाचन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये पहले से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे हुए हैं। अब मिनरल्स देखो या विटामिन, ये तो छोटे टुकड़ों में है, वाटर तो बहुत छोटे अणुओं में है। तो इसी कारण इनका क्या होता है, डायरेक्ट अणुओं का अवशोषण होता है। ठीक है, चलो देखते हैं पाचन तंत्र के बारे में। तो ये पहले एक फिगर को समझ लो, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। ये हमारा मुख है। ठीक है, मुख से ग्रास नली से भोजन यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। ये हमारा अमाशय, जिसको अस्टोमच बोलते हैं। अस्टोमच से होते हुए यहाँ ड्यूडेनम, छोटी आंत का ये पूरा पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, छोटी आंत। ये बड़ी आंत है। और यहाँ से जब भोजन पहुंचता है छोटी आंत में, सबसे पहले पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारे मुंह से पाचन शुरू हो जाता है। मुंह में हमारी लार ग्रंथियां होती है, वो पाचन प्रारंभ कर देते हैं। ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। जो हम लोग चबाया हुआ भोजन है, जो भोजन को हम लोग चबाते हैं, जिसे बॉयल कहते हैं, तो जो भोजन है वो पहुंचता है कहाँ, अमाशय में। अमाशय से यहाँ पर पूरा अमाशय है, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कार्डियक, फंडियक और पाइलोरिक। जो कार्डियक होते हैं उससे HCl एसिड निकलता है। जो कार्डियक, जो अमाशय हम लोग 3 पार्ट में बांट देते हैं। तो कार्डियक पार्ट का एक कोशिका है जिसका नाम है ऑक्सेंटिक कोशिका। ऑक्सेंटिक कोशिका से HCl का स्रवण होता है, और HCl जो है हमारे भोजन को क्या कर देता है, वो हमारे भोजन को अम्लीय बना देता है, और जो बैक्टीरिया होते हैं उसे मार देता है, और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में भी तोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर एक देखिए, अमाशय के पास ये बीच वाला जो फांडिक वाला एरिया है हमारा स्टोमच का, यहाँ पर इस प्रकार की कुछ आकृतियां होती है। देख रहे हैं आप लोग, ये जो आकृतियां होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, रुचि कहते हैं। इस आकृति को कहते हैं रुचि। रुचि क्या काम करता है, तो जो हम लोग जानते हैं कि अमाशय में भोजन 4 घंटे रहने हैं, तभी तो उसका पाचन हो पाएगा। तो इसे रोकने का, भोजन को रोकने का काम कौन करता है, ये जो रुचि है। यहाँ से भोजन आया, उसको ये जो कांटेदार जो आपको दिख रहा है वो रोकने का कार्य करता है। तो भोजन को रोकने का कार्य कौन करता है, रुचि करता है। अब एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अमाशय में भोजन को रोकने का कार्य कौन करता है, रुचि करता है। रुचि जो है, जब आप कभी सोचते हो एक खाली पेट है और पेट में चूहा कूद रहा है, बोलते हैं ना कि पेट में बड़ा चूहा कूद रहा है, वो चूहा नहीं कूदता। ये रुचि को जब खाना नहीं मिलता है तो ये खुद में चुभने लगते हैं। तो इसी कारण हम लोग को ऐसा फील होता है कि पेट में चूहा कूद रहा है। तो यहाँ हो गया, फिर भोजन पहुंच जाता है यहाँ पर पाइलोरिक नाम का ग्रंथि है, उससे मेन रूप से यहाँ से जठर रस निकलता है। और जठर रस का क्या कार्य है, जो जठर रस होते हैं उससे पहले तो वो भोजन को और ज्यादा अम्लीय कर देता है। जठर रस भी, उसमें भी सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड और HCl ही होते हैं। उसके साथ ही उसमें रेनिन और पेप्सिन नामक जो हमारे एंजाइम है वो पाए जाते हैं, जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इन सब का हम लोग अलग से इसके बाद जब हम बात करेंगे तो उसमें एक एक पार्ट को लेके उसका फंक्शन का बात करेंगे। इसमें भी बस एक व्यू देख रहे हैं ऊपर से कि किस तरह से कार्य करता है। यहाँ से भोजन पहुंचता है, यहाँ से लार से, मुख से लार द्वारा पाचन हुआ, उसके बाद भोजन अमाशय में पहुंचा, अमाशय से भोजन पहुंच रहा है कहाँ पे, अब पहुंचेगा पूरा पार्ट है, ये छोटी आंत का पूरा पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है। और ये 3 भागों में बढ़ता है, ड्यूडेनम, जेजेयम और इलियम।
और इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, मतलब छोटी आंत का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो इलियम होता है, और छोटी आंत से आंतरस निकलता है, वही भोजन को पाचन करता है। तो छोटी आंत का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसको ड्यूडेनम कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं पक्वाशय। पक्वाशय में किसी भी प्रकार का एंजाइम स्रावित नहीं होता, यहाँ से सिर्फ हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। एक है सिक्रेटिन, एक है कॉर्लेसिस्टोकाइनिन, दो हार्मोन निकलते हैं कहाँ से, ये ड्यूडेनम वाले पार्ट से। ये दोनों हार्मोन जाके यहाँ पर हमारा यकृत है और यहाँ पर हमारा अग्न्याशय है। तो यहाँ से जो ड्यूडेनम से दो जो मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन निकलते हैं, इस एग्जाम में क्वेश्चन में बनते हैं कि सिक्रेटिन हो गया या कार्लोसिस्टेकाइनिन कहाँ से स्रावित होते हैं, तो छोटी आंत के ड्यूडेनम यानी पक्वाशय से स्रावित होते हैं। और उनका कार्य क्या होता है, तो ये जाके क्या करते हैं, यकृत को जाके उत्तेजित करते हैं, उसे पोक करते हैं कि देखो तुम्हारा अब काम करने का समय आ गया, तुम पित्त का श्रवण करो और पित्त यहाँ पर भोजन में पहुंचेगा। ये हो गया। दूसरा सिक्रेटिन है, वो अग्न्याशय को जाके बोलता है कि तुम अपना जो पूर्ण पाचक रस, इसके रस को बोलते हैं, तो उसका स्रावित करो। तो जो इन दोनों का मुख्य कार्य क्या है, ये बस जाके पोक उत्तेजित करते हैं कि देखो तेरा काम करने का टाइम हो गया, अब तुम काम पे लग जाओ। तो ये काम कौन करता है, तो सिक्रेटिन और कार्लेसिस्टोकाइनिन जो ड्यूडेनम से निकलता है। ड्यूडेनम यानी पक्वाशय से कोई भी एंजाइम नहीं निकलते, सिर्फ दो हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर देखिए ये यकृत है और यहाँ पर अग्न्याशय है। अग्न्याशय से जो रस निकलते हैं उसमें से जो एंजाइम उसमें होते हैं अग्न्याशय में, उसको पूर्ण पाचक एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें सारे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन का भी पाचन कर देता है, फैट्स यानी वसा का पाचन कर देता है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन कौन कर देता है, अग्न्याशय से निकलने वाले एंजाइम। इसके अलावा ये न्यूक्लिक एसिड का पाचन कर देता है। तो मेन रूप से ये बहुत सारे जो पोषक तत्व है उसका पाचन करता है, इसी कारण इससे निकलने वाले जो रस होते हैं उसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। ये हमारा यकृत है। यकृत से कोई एंजाइम नहीं निकलता, यकृत से सिर्फ पित्तरस निकलता है। और पित्तरस का क्या कार्य है, तो पित्तरस पहले तो गॉड ब्लैडर पित्ताशय में जाके जमा होता है और वहां से फिर ये पहुंचता है आपको ड्यूडेनम वाले पार्ट में। तो यहाँ जहां पर वो जमा होता है, मतलब पित्त से पित्ताशय में पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और घोड़ों में गॉड ब्लैडर यानी पित्तवाशय नहीं होता, इसी कारण घोड़े थकते नहीं है, दौड़ते दौड़ते वो मर जाएंगे लेकिन वो थक के रुकते नहीं है। तो ये भी याद रखना, हम लोग में जब दौड़ते हैं तो सुनते हैं कि पेट के नीचे दर्द करने लगता है, तो वो पित्ताशय के कारण होता है। कभी कभी पित्ताशय में कैल्शियम ऑक्सीलेट इन सब के कारणों से पथरी हो जाता है। पथरी दो जगह होते हैं, एक आपने सुना हुआ किडनी में होता है और एक कभी कभी पित्ताशय में हो जाता है। तो वो पित्ताशय को काट के हटा दिया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को बोला जाता है कि आप क्या कीजिए, आप वसा युक्त खाना यानी फैट का सेवन कम कीजिए, क्योंकि यकृत से निकलने वाला पित्त का मेन कार्य क्या करता है, यह करता है इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण क्या होता है, आपने लिपिड जो भी तेल उल होते हैं उसे देखा होगा, अब उसे पानी में डालो और उस तेल को पूरी तरह से मिला दो, सरसों के तेल को, तो वो छोटी छोटी बूंदों में टूट जाते हैं। तो इस तरह से मतलब वसा को, जो हम लोग फैट या जो भी फैट लेते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का जो कार्य कराता है इमल्सीकरण कहलाता है। वाष्य पायस कहते हैं हिंदी में से। तो इमल्सीकरण का जो बात है वो कौन करता है, पित्त से जो पित्त करता है, जो पित्ताशय में जमा होता है, यकृत से निकलता है और वो क्या करता है, इमल्सीकरण का कार्य करता है। ये भी याद रखिएगा, जो पित्त होता है वो कोई एंजाइम ना होते हुए भी पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एंजाइम नहीं होते हुए भी हमारे पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हमें मानना हुआ पित्त। पित्त कोई एंजाइम नहीं है फिर भी पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो यकृत समझ गए, छोटी आंत समझ गए, ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत में केवल विटामिन, मिनरल्स और वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। बड़ी आंत दिखने में नाम इसका बड़ा है लेकिन इसकी ये बहुत ज्यादा 2.5 से 3 फीट ही इसकी लंबाई होती है। जबकि छोटी आंत की लंबाई अगर देखा जाए तो ये 7 मीटर यानी 21 फीट तक की होती है। तो ये भी याद रखना है। इसके इस भाग को क्या बोलते हैं, ये इस भाग को क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। यहाँ पर इस भाग को एक्टस बोलते हैं और इस भाग को कोलन बोलते हैं। सीकम के क्या कार्य है, तो यहाँ से पानी उनी का अब्जॉर्प्शन होता है। तो इन सब बारे में जब हम बड़ी आंत का अच्छे से बात करेंगे तो उसमें एक एक पार्ट का करेंगे। अभी हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है। छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, ये आपका अग्न्याशय पेनक्रियाज हो गया, ये यकृत यानी लीवर हो गया,
ये हमारा स्टोमच अमाशय हो गया। स्टोमच के बाहर हम लोग का पेट होता है, यानी इसी को हम लोग पेट बोलते हैं। स्टोमच के बाहर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उदर या पेट बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ गया। अब पाचन होता किस प्रकार, कौन कौन सी ग्रंथियां पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से अंग पाचन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले मुख गुहा में पहुंचता है, तो मुख गुहा पार्टिसिपेट करता है। ग्रास नली, ग्रास नली से देखिए दो क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्रासनी और ग्रास नली दोनों में अंतर है। ग्रासनी श्वसन मतलब श्वास जब हम लोग लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेके ऑक्सीजन को अंदर लेने और ऑक्सीजन को बाहर निकलने का कार्य करता है, जबकि ग्रास नली भोजन को अंदर लेकर जाता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो कि पाचन में भूमिका नहीं निभाता। तो ये भी याद रखिए, ग्रास नली, इसका कार्य केवल होता है कि भोजन को क्रमानुकुचन करके अमाशय तक पहुंचा देना, ये पाचन नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रास नली। तो ग्रास नली, उसके बाद अमाशय में पाचन हो जाएगा छोटी आंत में और बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद हमारा भोजन मल त्याग कर देगा, भोजन मल में बदल जाएगा और वो बाहर आ जाएंगे। कौन कौन सी ग्रंथियां पाचन में भाग लेती है, तो सबसे ऊपर में तो लार ग्रंथियां होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें पेरोटिड जो है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। उससे बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, 5-6 एंजाइम निकलते हैं, टाइनलिन, माल्टोज, डायस्टेज और लाइसोजाइम, ये सारे एंजाइम निकलते हैं। तो ये सब वहां पर पाचन करता है। तो मुख गुहा के बाद दूसरा पाचन अमाशय में होता है। अमाशय में जठर रस, एचसीएल आदि पाचन कर देते हैं। उसके बाद ड्यूडेनम में पाचन प्रारंभ होता है। छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण और पाचन सबसे ज्यादा वहीं पर होता है। फिर बड़ी आंत में वाटर का एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन सारा कुछ हो जाता है और उसके बाद मल त्याग के रूप में मल बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया थी। अब हम लोग एक एक पार्ट के बारे में बात करेंगे कि लार ग्रंथियां से क्या क्या होते हैं, किस तरह कार्य करता है। ठीक है, इतना तक आप लोग समझ गए। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। इतना कुछ समझ गए। अब बात करते हैं हम लोग मुख गुहा का। सबसे पहले कौन सी बात करेंगे, हम लोग मुख गुहा का बात करेंगे। माउथ कैविटी, सबसे पहले हम लोग भोजन मुंह में लेते हैं। मुंह में 2 प्रकार के पाचन होते हैं। इसे पाचन के 2 प्रकार भी हैं, एक है यांत्रिक और एक है आपको रासायनिक। इसीलिए पूरे पाचन प्रणाली को हम लोग फिजियोकेमिकल प्रक्रिया ही बोलते हैं, भौतिक रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें भौतिक रूप से भी कार्य होता है और रासायनिक रूप से भी कार्य होता है। जब हम लोग दांत से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं तो यांत्रिक क्रिया है। तो दांत हमारे भोजन क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है। ये कैसी क्रिया है, यांत्रिक क्रिया है। तो ये देखेंगे, जो दांत क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया। अब वहां पर लार पाए जाते हैं। हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मुख में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, 3 जोड़ी। और आप ये भी जानो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि एग्जाम अगर पूछ दिया निम्नलिखित में से कौन लार ग्रंथि नहीं है, इसके लिए हमें जानना होगा। तो पहला है पैरोटिड। जो पैरोटिड होता है, पैरोटिड लार ग्रंथि, हमारे मुख का सबसे बड़ा लार ग्रंथि कौन होता है, पैरोटिड लार ग्रंथि होता है। सांपों में ये बहुत ज्यादा होता है। जो सांप में जो बिक होता है, जो हमें काटने पर हम लोग मर जाते हैं, वो बिक कहाँ पाया जाता है, पैरोटिड में। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि सांप के किस भाग में विष पाया जाता है, तो आंसर होना चाहिए था पैरोटिड ग्रंथि वाले जो भाग है उसमें विष पाया जाता है। दूसरा है सब मैंडिब्यूलर है और सब ग्यूलर है। यहाँ देखिए, जो सब लिग्यूलर है और सब मैंडिब्यूलर है, इसके 2 प्रमुख कार्य हैं। जिसके कार्य को छोड़ते हैं उतना डीप में एग्जाम में आता नहीं है। बस ये याद रखना है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, पैरोटिड है, सबलिंगुअल है और सब मैंडिब्यूलर है। कितनी जोड़ी है, 3 जोड़ी। पैरोटिड कौन सी, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिब्यूलर। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैंडिब्यूलर, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। क्योंकि एंजाइम निकल रहे हैं तो ये कैसी लार ग्रंथियां, ये कैसी ग्रंथियां होगी, बाह्यस्रावी ग्रंथियां होगी, क्योंकि इससे एंजाइम निकल रहे हैं। तो इनसे जो 4-5 प्रमुख एंजाइम निकलते हैं, एग्जाम में अक्सर उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे एक प्रमुख एंजाइम जो निकलता है उसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम से एग्जाम में पूछा गया था कि मुंह के अंदर जीवाणुओं को मारने का कार्य कौन करता है। तुमको याद रखना है कि मुंह के अंदर जो जीवाणु होते हैं उसे मारने का कार्य कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। ठीक है, लाइसोसोम नहीं, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम अभी आप फील करो, हम लोग कभी कभी गंदे हाथ से या किसी भी प्रकार से भोजन कर लेते हैं। ठीक है, तो मुख में जो लाइसोजाइम होता है, जो बैक्टीरिया को
फटाक से मार देता है। बच्चे लोग को देखना, उनमें लार बहुत ज़्यादा निकलते हैं, वो थोड़े बहुत गंदे उठा के भी खा लेते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ कौन है? लाइसोजाइम है। जैसे जाएगा क्या करेगा? उसे मार देगा। तो पहला याद रखना है, लाइसोजाइम कहाँ होता है? तो लार ग्रंथि मुख में। ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है टाइलिन। टाइलिन क्या करता है? जो हम लोग स्टार्च लेते हैं, स्टार्च आलू में होते हैं या कुछ भी खाने वाले पदार्थ में स्टार्च हम लोग के मुंह के अंदर जाता है। ये सब कैसा है? हम लोग पढ़े हैं डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड और पोलोसेक्राइड। सबसे सरल कौन होता है? मोनो। एक अणु से बना होता है, सिंगल फेज में रहता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? मोनो। जो दो अणुओं से में बनता है उसको क्या बोलते हैं? डाई बोलते हैं। जो बहुत सारे से मिलकर बनता है उसे क्या बोलते हैं? पॉली बोलते हैं। तो पॉली मोनोसेक्राइड है कौन? सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, ये सब कैसे हैं? ये सब पॉली है। जब हम लोग स्टार्च का पाचन मुंह में स्टार्च लेते हैं, यानी आलू या कुछ भी रोटी वोटी कुछ भी ले रहे हैं तो उसमें स्टार्च रहता है, तो इसे क्या करता है? वो तोड़ने का कार्य करता है। तो टाइलिन क्या करता है? इसे तोड़कर ग्लूकोज में या माल्टोज में बदल देता है। फिर माल्टेज नामक एक और एंजाइम पाया जाता है जो इसे ग्लूकोज में बदल देता है। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि डायस्टेज हो गया। अच्छा ऐसे देख लो, ये जो टाइलिन हो गए, डायस्टेज हो गए और ये माल्टेज हो गए, ये तीनों का मुख्य कार्य क्या है? तो ये क्या करते हैं? स्टार्च का क्या करते हैं? स्टार्च जो होता है, स्टार्च हिंदी में इसे मंड बोलते हैं, इसका क्या करता है? इसको ये लोग ग्लूकोज में बदलने का, किसमें बदलते हैं ये लोग? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में बदलने का कार्य करते हैं। ठीक है। ग्लूकोज में बदलने का कार्य कौन करता है? तो ग्लूकोज में बदलने का कार्य कौन करता है? वो करता है हमारा स्टार्च। स्टार्च और मंड होता क्या है? आप लोग देखे होंगे, इसे चोकर भी बोलते हैं। जो गेहूं के ऊपर वाले आवरण होते हैं वही जो है वो स्टार्च या ग्लूकोज, स्टार्च या उसको और हम लोग क्या बोलते हैं? चोकर या मंड बोलते हैं। ठीक है। इस बात को याद रखना। म्यूकस क्या कार्य करता है? तो म्यूकस जो होता है वो हमारे भोजन को क्या करता है? थोड़ा लसलसा बना देता है। अगर लसलसा नहीं बनाएगा तो भोजन अंदर जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो भोजन को थोड़ा लसलसा बना देता है। अब कभी मुंह से निकाले भोजन को देखना, वो लसलसा होता है। ठीक है। एक चीज और याद रखना है, बॉयल। जब हम लोग दांत से भोजन का पाचन आरंभ कर देते हैं, उसे तोड़ के छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, फिर रासायनिक क्रिया हो जाती है, लाल ग्रंथियां से निकलने वाले एंजाइम उसमें आके मिल जाते हैं, तो मुंह में जो क्रिया हुआ उसके बाद जो भोजन का बचता है, यानी अगर मुंह में क्रिया हुआ और भोजन को आप निकाल के हाथ में निकालोगे तो वो क्या कहलाएगा? जो इसमें थोड़ा सा पाचन क्रिया हो चुका है वो कहलाता है बॉयल। याद रखना है क्या कहलाता है? वो बॉयल कहलाता है। अब देखो, ये सारे समझ गए कि हमारे लार ग्रंथियों में कौन कौन से आपको ग्रंथियां होती हैं, उसमें कौन कौन से एंजाइम निकलती है। सारे क्या है? ये सारे के सारे एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। ये सारे के सारे क्या है? एंजाइम है। लाइसोसोम, टाइलिन, डायस्टेज, म्यूकस और माल्टेज, ये तीनों का कार्य क्या है? ये स्टार्च को बदल रहे हैं किसमें? मंड को या चोकर को बदलेंगे किसमें? पॉली है तो इसको मोनो फेज में करने की कोशिश करेगा, यानी ग्लूकोज में बदलने की कोशिश करेंगे। लाइसोजाइम क्या करता है? ये आपको बैक्टीरिया, इसको जीवाणु लिख देते हैं, हिंदी में लिख रहे तो जीवाणु। जीवाणु को कौन मारता है? जीवाणु को मारता है। जीवाणु कौन मारता है? लाइसोजाइम। ठीक है। टाइलिन, डायस्टेज, म्यूकस और माल्टेज ये क्या करता है? ये हमारे स्टार्च को बदल देता है ग्लूकोज में। ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग अग्न्यास। इसके बाद भोजन पहुंचता है कहां पे? देखो यहां से, अभी यहाँ पर पाचन जो हुआ, अब पाचन के बाद भोजन यहाँ से इस माध्यम से होते हुए यहाँ पर पहुंचेगा। ठीक है। अब यहाँ से पहुंचने से पहले कुछ बातें देख लेते हैं। जो भोजन यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है, इस बीच में कहीं पर भी भोजन का क्या? पाचन नहीं होता। यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जो पाचन हो चुका है या नहीं हुआ है वो सारे भोजन को यहाँ पर पहुंचाया जाता है। और ये काम कौन करता है? ग्रास नली। अब एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा है जो पाचन में पार्टिसिपेट, तो पाचन करता तो नहीं है लेकिन पाचन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब वो पाचन नहीं करता है लेकिन पाचन में सहायक होता है। तो क्योंकि यहां से भोजन को यहां तक पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है? यही ग्रास नली कर रहा है। और किस प्रकार से करता है? तो क्रमानुकुचन। समझ रहे हो आप क्रमानुकुचन? आपने कभी सांप को मेढक निगलते हुए देखा होगा, तो किस तरह से वो अपने शरीर को इस प्रकार से करते हुए क्या करता है? मेढक को अंदर ले लेता है। उसी प्रकार जो हमारा ग्रास नली है वो भी क्रमानुकुचन करके भोजन को कहाँ पहुंचा देता है? यहाँ पर। ये आपका स्टोमेच हो गया, अमाशय। अमाशय में देख लेते हैं। अमाशय में अमाशय को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में हम लोग अमाशय को बांट देते हैं।
ये पहला भाग जो ये बड़ा है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं, कार्डियक। कार्डियम में ऑक्सीटॉन्सिक नाम की कोशिका पाई जाती है। ये नाम याद कर लेना, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि HCl कहाँ से स्रावित होता है, तो याद रखना है ऑक्सेंटिक कोशिका से। किससे, ऑक्सेंटिक कोशिका यानी ऑक्सेंटिक सेल से। ऑक्सेंटिक सेल से क्या निकलता है, HCl। और कहां पर, ये देखो पूरा पार्ट है, ये क्या है, ये हमारा अमाशय, यहां से HCl निकला। अब कुछ बैक्टीरिया को कौन मार दिया था, लाइसोजाइम जो मुख में था बैक्टीरिया को मार चुका था। अब जो बैक्टीरिया बच गए थे उसे ये यहाँ पर जो अग्न्याशय क्या बोलते हैं, यहाँ से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से निकलेगा HCl, और वो HCl क्या करेगा, इस पे जो भोजन आए वहां से उसे मारने का कार्य कर देगा HCl, और साथ ही भोजन के पाचन में भी, यानी भोजन को छोटे रूप में तोड़ने में भी मदद करेगा। यहाँ पर 4 घंटा, कितना देर, 3 से 4 घंटा भोजन हमारे अमाशय के पास में रहते हैं, ठीक है। अमाशय के पास यहाँ पाइलोरिक ग्रंथियां होती है, इससे जठर रस निकल देंगे। पहले आप इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग जठर रस की बातें करेंगे। अमाशय के बारे में आप लोग समझ गए क्या होता है अमाशय, कहाँ होता है, कौन सी कोशिका कौन सा निकलता है, एक बार इधर लिख भी दिए, इसको भी देख लो। ऑक्सेंटिक कोशिका से HCl निकलता है। रूजी क्या कार्य करता है, तो भोजन को रोकने का कार्य करता है। जब कभी हम लोग को जो बोलते हैं कि पेट में चूहा कूद रहा है, वो भी यहीं से होता है, ठीक है, इसे भी याद रखना है। उसके अलावा ये भी देखे थे कि जठर रस कहाँ से निकलता है, पाइलोरी ग्रंथि से जठर रस निकलता है, और यहाँ से क्या होता है, रेनिन, जिलेटिन और पेप्सिन नामक एंजाइम निकलते हैं। रेनिन से दूध में कैसिनोजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है, उसे वो तोड़कर कैल्शियम पाराकेसिनेट में चेंज कर देता है। जिलेटिनेट जो है जिलेटिन का पाचन कर देता है, और ये जो हमारा पेप्सिन है ये प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदलने का कार्य करता है। अब एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदलने का कार्य कौन करता है, तो आपको आंसर क्या होना चाहिए, पेप्सिन होना चाहिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं रेनिन से, कि दूध के जो कैसिनोजेन नामक प्रोटीन होते हैं उसका पाचन कौन करता है, तो उसका पाचन कौन करता है, रेनिन करता है। लेकिन यह भी याद रखना है कि रेनिन बच्चों में पाए जाते हैं, 2 से 3 साल के बच्चों तक ही पाए जाते हैं, उसके बाद के बच्चों में यह नहीं मिलते। 2 साल से भी कम के बच्चों में रेनिन मिलते हैं, ठीक है। और आप देखते होंगे जब बच्चे वोमिटिंग करते हैं तो उसके मुंह से दही टाइप का वोमिटिंग आता है। क्यों होता है, क्योंकि जो रेनिन है, अगर हम इसे तो टेक्निकल भाषा में बोल रहे हैं कि कैसिनोजेन को कैल्शियम पाराकेसिनेट में बदलता है, लेकिन अगर नॉर्मली देखो तो ये दूध को दही में बदलने का कार्य करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसका, यहाँ से भोजन में इतना कुछ हो चुका है, भोजन अम्लीय बन चुका है, ठीक है। इसकी प्रकृति भी याद रखनी है, बहुत ज्यादा अम्लीय होता है जठर रस। HCl भी अम्लीय होता है, पूरा भोजन कैसा है, अम्लीय है। अब भोजन कहाँ आएगा, अब यहाँ से जो भोजन है, ये सारे जो भोजन है वो अब आएंगे छोटी आंत में। कहाँ आएंगे, छोटी आंत में आएंगे। छोटी आंत में 3 पार्ट होते हैं, मैंने बताया था, 1, 2 और 3। छोटी आंत के सबसे बड़े पार्ट इलियम होते हैं, और सबसे पहला पार्ट ड्यूडेनम, जेजेनियम, और ये होता है इलियम। अब भोजन पहुंच जाएगा कहाँ, ड्यूडेनम में, और यहां से जब भोजन यहाँ आएगा तो वो कहलाएगा काइम। क्या कहलाएगा, काइम। यहाँ का भोजन जब यहाँ से आएगा तो क्या कहलाएगा, काइम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अमाशय के बाद भोजन किस रूप में छोटी आंत के पास पहुंचता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, काइम। काइम के रूप में छोटी आंत के पास पहुंचता है। छोटी आंत से याद रखना है कि छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 21 फीट की होती है। छोटी आंत बहुत ज्यादा लंबा होता है, वो कंपोस्ट हो गए, एक दूसरे में चिपके रहते हैं, और इसके बीच का जो ये डायमीटर है ये 1.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर होता है डायमीटर, ठीक है, छोटी आंत के बीच का डायमीटर। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखो जब भोजन यहाँ पर आ जाएगा, ड्यूडेनम में भोजन आ जाएगा, तो यहाँ से अग्न्याशय पेनक्रियाज है, और यहाँ पर क्या रहता है, यकृत रहता है। यकृत से भी पित्त निकल के आएंगे, ठीक है, और यहाँ से अग्न्याशय से भी पित्त निकल कर आएंगे। सबसे पहले यकृत से पित्त निकल कर आते हैं, और यकृत में कौन सा पित्त निकलते हैं, यकृत के बारे में बात कर लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत
में सबसे ज्यादा रिकंस्ट्रक्शन की क्षमता किसमें होती है? यकृत में। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें होती है? यकृत में होती है। ठीक है, यकृत में चोट उठ लगे वो तुरंत उसकी मरम्मत कर लेगा, और दिमाग में लग जाएगा तो वहां तो 90% होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से यकृत से क्या निकलता है? यकृत से निकलते हैं पित्त। क्या निकलता है? पित्त। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। और यहाँ से मान लो ये पित्ताशय है, यहाँ से ये कहाँ जाएगा? ड्यूडेनम में। सबसे पहले जब भोजन अमाशय से ड्यूडेनम यानी पखवास से छोटी आंत के ऊपरी पार्ट में पहुंचता है तो यकृत से पित्त निकलकर यहीं पर मिलती है। कहां से पित्त निकलती है? यकृत से। कहां जमा होती है? पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में। और वहां से फिर इसे अमाशय में पहुंचने की जो क्रिया है रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। और याद रखना है ड्यूडेनम में तो यहां से आकर पित्त रस मिलता है। पित्त रस कोई एंजाइम नहीं है। पित्त रस क्या है? एंजाइम नहीं है, फिर भी पाचन करता है। इसीलिए इंपोर्टेंट इस एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि कौन से एंजाइम ना होकर भी पाचन का कार्य करता है। तो याद रखिएगा कौन है? वो है हमारा पित्त। उसके अलावा यह भी याद रखेंगे क्या करता है? वसाओं का इमल्सीकरण। फैट का क्या करता है? इमल्सीकरण करता है। फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है, जिसको आगे यहाँ से अग्न्याशय रस से जो पाचक रस निकलेंगे वो इसको पूरा कर देंगे। तो यकृत से बस आप देख लीजिए सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे पित्त, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है ये, और इससे पित्त निकलती है। पित्त पित्ताशय गॉल ब्लैडर में जमा होता है। और इसी में से कभी अगर यहाँ पर एक नस होता है, उसमें अगर कुछ खाना वाना फंस जाता है तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और फिर पीलिया हो जाता है। उस हम बीमारी वाले में देख लेंगे। अभी हम सिर्फ पित्ताशय की बात करेंगे। यहाँ से पिता के भोजन में मिल गया भोजन को, अब ये क्षारीय बनाने का कार्य कर देगा। अब आगे देखते हैं अग्न्याशय से। ठीक है, पेनक्रियास से। पेनक्रियास से अक्सर एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम पेनक्रियास के बारे में बताते हैं। ये हमारा है अग्न्याशय। ठीक है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बारे में देखे तो यहाँ पर पेनक्रियाज होता है। इसे पूर्ण पाचक रस निकलते। कौन सा रस निकलता है? पूर्ण पाचक रस। एग्जाम में से कई बार क्वेश्चन आए हैं कि पूर्ण पाचक रस कहां से निकलते हैं? तो अग्न्याशय से। इसे पूर्ण पाचक रस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ देखो कार्बोहाइड्रेट का, आपको वसा का और प्रोटीन का और आपको पेप्टाइड का, सारा कोई का पाचन करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक एंजाइम बोलते हैं। अब अग्न्याशय से क्या क्या निकलेंगे? पेनक्रियास से कौन कौन से एंजाइम निकलेंगे? लाइपेज, ट्रिप्सिन, देखो यहाँ लिखे हैं, लाइपेज, ट्रिप्सिन, इमाइलेज, क्राइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इसमें से ये तो आप लोग पढ़े होंगे लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन के बारे में। इन तीनों कार्य भी आप लोगों को पता होगा। ये क्या करता है? ये आपको फैट, वसा का पाचन किसमें बदल देगा? ग्लिसरीन में और फैटी एसिड में। फैटी एसिड में बदल देगा। वसा का पाचन करता है ग्लिसरीन और फैटी एसिड में। वसा को क्या करता है? चेंज कर देता है। ठीक है, ये हमारा इमाइलेज है। ये क्या करता है? जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, यानी जो स्टार्च लिखते हैं, स्टार्च का पाचन करता है, ग्लूकोज में बदलेगा। स्टार्च का पाचन कौन कर देगा? इमाइलेज कर देगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देगा। तो ये तो प्रोटीन का पाचन कौन कर रहा है? ट्रिप्सिन कर रहा है। इमाइलेज का पाचन कौन कर रहा है? इमाइलेज क्या कर रहा है? स्टार्च का पाचन करके इसे ग्लूकोज में बदल दे रहा है। और लाइपेज क्या कर रहा है? वसा का पाचन कर देता है। तो ये तीनों तो प्रमुख है, लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइपेज कहां से निकलते हैं, इमाइलेज कहां से निकलते हैं, ट्रिप्सिन कहां से निकलते हैं, ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? प्रोटीन संश्लेषण है। इमाइलेज का क्या कार्य है? तो ये आपको स्टार्च का संश्लेषण कर देता है। और वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चों में ही रेनिन प्रोटीन पाए जाते हैं, बड़ों में नहीं पाया जाता है। अब बड़े अगर दूध पिएंगे तो उनका कौन पाचन करेगा? तो यहीं पर अग्न्याशय यानी पेनक्रियास से जो एंजाइम निकलते हैं, उसी में एक एंजाइम होता है, इसको उसमें एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं काइमोट्रिप्सिन एंजाइम। क्या बोलते हैं? काइमोट्रिप्सिन एंजाइम। अब एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि बड़े में या बुजुर्गों में दूध का पाचन कौन, दूध के जो प्रोटीन होते हैं उसका पाचन कौन करता है, तो आपको क्या मानना होगा? काइमोट्रिप्सिन। क्या?
ट्रिप्सिन। याद रखना, रेनिन नहीं मारना कि रेनिन केवल बच्चों में पाए जाते हैं, जो हम लोगों में कौन सा पाया जाएगा, काइमोट्रिप्सिन पाए जाते हैं। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, दूध के प्रोटीन का। किसका, दूध के प्रोटीन का। दूध का जो कैसिनोजेन होता है, कैसिनोजेन प्रोटीन, दूध के कैसिनोजेन प्रोटीन का पाचन कौन कर देता है, वो हमको काइमोट्रिप्सिन करता है। और बाकी जो प्रोटीन बच के आए थे, जिसको वहां पर, यहाँ पर आपको बताया था ना, यहाँ पर जठरस में क्या होता है, रेनिन और पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन उसको किसमें बदल दिया था, पेप्टोन्स में। तो पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड में कौन बदलता है, तो ये आपका ट्रिप्सिन बदलता है। और बचे कुछ जो प्रोटीन भी आते हैं उसको भी ये पेप्टोन्स में बदल देता है। तो जो पेप्टोन्स बन चुके होते हैं उसे उसे यह पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, और जो नहीं बनते यानी डायरेक्ट प्रोटीन के फेज में आते हैं उसे यह पेप्टोन्स में बदल देते हैं। कुल मिलाकर यह है कि ट्रिप्सिन प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन का पाचन का कार्य कौन कर रहा है, ट्रिप्सिन कर रहा है। एमाइलेज क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन कौन करेगा, इमाइलेज कर देगा। लाइपेज क्या करेगा, जो भी हम लोग तेल खाते हैं, घी खाते हैं, जिसमें बसा होता है, तो उसका पाचन कौन कर देगा, लिपिड का पाचन कौन करेगा, याद रखना हमारा लाइपेज कर देगा। ठीक है, किसमें, और एक और याद रखना है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदलता है। अभी बात किए थे पॉलीपेप्टाइड में बदला, तो पेप्टाइड जो हुआ उसको अमीनो एसिड में भी तो बदलना है। तो ये जो होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइड कहां से निकलता है, अग्न्याशय रस से निकलता है। इसका कार्य क्या है, जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदला जा चुका है, जो पेप्टाइड बन चुका है, उसे वह क्या करता है, उसे वो बदल देता है एमिनो एसिड में। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कौन बदलता है, तो आपको यह नाम याद रखना चाहिए, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्या नाम है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करता है, आपका जो यहाँ पर पेप्टाइड था उसे बदल देता है ये एमिनो एसिड में। स्टार्च क्या, स्टार्च को ग्लूकोज में कौन बदलता है, यानी स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, इमाइलेज करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन तो पहले जो प्रोटीन्स है या जो पेप्टोन्स में बन के आए उसे किसमें बदलता है, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। और उसके अलावा इसमें एक और एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारे बुक में इसके बारे में बताया नहीं जाता है। क्रोमोटिप्सिन हम लोगों में दूध का पाचन यानी जो वयस्क हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसमें दूध का पाचन कौन करता है, तो वो करता है काइमोट्रिप्सिन। और बच्चों में दूध का पाचन कौन करता है, रेनिन करता है। इसीलिए तो बच्चे जब वोमिटिंग करते हैं, जो बच्चे सिर्फ दूध पीते हैं वो वोमिटिंग करते हैं, तो उसके दूध जो वोमिटिंग होती है वो दही जैसा दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि वहां रेनिन का क्या कार्य था, रेनिन का कार्य था दूध से एक तरह से दही में बदलना। कैसिनोजेन को क्या कर रहा था, वो कैल्शियम पाराकैसिनेट में बदल रहा था। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। अग्न्याशय से इतने सारे एंजाइम निकलते हैं, इन चीजों का पाचन होता है। अब यहाँ से दो और चीज देख लेते हैं। यहाँ पर जो छोटी आंत का ऊपर वाला पार्ट होता है, छोटी आंत को तीन पार्ट में बांट देते हैं। ऊपर वाले पार्ट को ड्यूडेनम बोलते हैं। ड्यूडेनम से कोई भी एंजाइम का स्रवण नहीं होता। बार बार बोल रहे हैं, ड्यूडेनम से कोई भी एंजाइम का स्रवण नहीं होता है, कोई भी एंजाइम वहां से स्राव नहीं करते। एग्जाम से पूछे जाएंगे कहां से किसी प्रकार के एंजाइम नहीं निकलता, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ड्यूडेनम यानी पक्वाशय से किसी भी प्रकार के एंजाइम का स्रवण नहीं होता है। तो अब बात है कि इससे होता क्या है, इससे दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। दो प्रकार के हार्मोन कहां से निकलेंगे, वो निकलेंगे हमारे इस पार्ट से, जिसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम यानी पक्वाशय। ये कौन कौन से हार्मोन, एक है सिक्रेटिन। कौन सा हार्मोन है, सिक्रेटिन नामक हार्मोन निकलते हैं, जो जाकर क्या करेगा, अग्न्याशय को प्रेरित करेगा, तुम अब क्या करो, अपना काम चालू करो। तो अगर पूछ लिया जाए सेक्रेटिन कहां से निकलता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ड्यूडेनम से निकलता है। छोटी आंत का एक पार्ट है ड्यूडेनम यानी पक्वाशय, वहां से यह हार्मोन निकलता है। और यह हार्मोन जाके अग्न्याशय को क्या करता है, उत्तेजित करता है, प्रेरित करता है कि तुम अपना काम चालू करो। इसी ड्यूडेनम से एक और हार्मोन निकलता है, उसका क्या नाम है, एक का तो नाम बताए थे, क्या था उसका, सिक्रेटिन नाम था। दूसरा का नाम है कार्लेसिस्टोकाइनिन। क्या नाम है, कोलेसिस्टोकाइनिन। कई बार एग्जाम में इन दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो याद रखना है ये दोनों क्या है, हार्मोन होते हैं, जो कि कहां से निकल रहा है, आपको ये निकलता है ड्यूडेनम से। और इसका कार्य क्या है, ये जाके प्रेरित करता है किसको, अग्न्याशय को। अग्न्याशय को जाके क्या बोलता है, चलो उठो अब काम पे लग जाओ, यानी उसे उत्तेजित करने का काम कौन करता है, सिक्रेटिन करता है। कार्लेसिस्टोकाइलिन क्या करता है, ये जाके यकृत को बोलता है, क्या बोलता है यकृत को, यहां से यहां पे यकृत है, और लीवर को जाके ये बोलता है कि तुम भी अपना क्या करो, पित्त का स्रवण चालू कर दो, और पित्त निकलेगा तभी तो हमारा इमलसीकरण होगा, और इमलसीकरण नहीं होगा तो वसा का पाचन हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। कभी कभी अभी मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो पित्ताशय गोल्ड ब्लैडर होता है उसमें पथरी बन जाते हैं, पथरी बन जाते हैं किसमें, गोल्ड ब्लैडर में। और जब ये पथरी, अभी मत सोचना सिर्फ किडनी में पथरी बनते हैं, पथरी यहाँ पर भी बनते हैं। और जब ये पथरी बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें दर्द करेंगे, ठीक से काम नहीं करेगा, बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है। जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या करेगा, इस गोल्ड ब्लैडर यानी इस पित्ताशय को काट करके निकाल देगा। लो, अब वसा का पाचन कौन करेगा, पाचन तो नहीं, इसे इमल्सिक पैड में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा तब तो इसका पाचन होगा। तो इसीलिए जिनके बुजुर्ग होने पर ज्यादातर ये होते हैं, तो यानी जिनका पित्ताशय यानी गोल्ड ब्लैडर कट कर दिया जाता है, डॉक्टर उसे निकाल के बाहर कर देते हैं, तो उन लोगों को क्या बोला जाता है कि आप वसा का सेवन ना करें। ठीक है, इस बातों को भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम लोग छोटी आंत पर, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं किसको, छोटी आंत को। ठीक है, तो छोटी आंत के बारे में पहले बताए थे, छोटी आंत का ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ड्यूडेनम यानी पक्वाशय कहते हैं। इसे क्या निकलता है, सिक्रेटिन निकलता है और कोलेसिस्टोकाइलिन निकलता है। और अग्न्याशय को उत्तेजित कौन करता है, सिक्रेटिन, और कोलेसिस्टोकाइलिन क्या करता है, यकृत को उत्तेजित करता है। ठीक है, इसके बीच वाले पार्ट को जेजेनम और इसके नीचे वाले पार्ट को इलियम बोलते हैं। इलियम में इस प्रकार की कुछ आकृतियां पाई जाती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे करते हैं व्हीली। व्हीली का क्या कार्य है, व्हीली भोजन का अवशोषण करता है, एजॉर्प्शन करता है। अगर पूछा जाए व्हीली का क्या कार्य है, व्हीली कहाँ पाया जाता है, तो छोटी आंत में पाया जाता है। उस छोटी आंत के किस पार्ट में पाया जाता है, इलियम में पाया जाता है। और उसका इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, तो भोजन जो हमने लिया, जो पोषक पदार्थ गए, पाचन हुआ, उससे जो अच्छे अच्छे पोषक पदार्थ शरीर को आवश्यकता है, उसका एब्जॉर्प्शन करेगा कौन, इलियम करेगा। यह भी याद रखना है कि सबसे ज्यादा पाचन और सबसे ज्यादा अवशोषण छोटी आंत में होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, वो भी छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत की लंबाई कई बार बताया हूं, फिर से बोल रहा हूं, 7 मीटर यानी 21 फीट है, और इसका जो डायमीटर यानी जो व्यास है 1.5 सेंटीमीटर होता है। देखो इसमें लगभग इससे जो या इसके दीवारों से, देखो यहाँ पर मैंने फिगर बनाया है, ये देखो ये छोटी आंत है, यहां पर इस तरह की इसमें कट होता है, इसे कहते हैं लीवर कुहर की दीवारें। लीवर कुहर की दीवार, अगर आपसे पूछा जाए लीवर कुहर की दीवारें कहां पाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए छोटी आंत में। लीवर कुहर की दीवारें कहां पाई जाती है, छोटी आंत में। लीवर कुहर की दीवारें कहां पाई जाती है, छोटी आंत में। इसी लीवर कुहर के ऊपर एक ग्रंथि पाया जाता है, उसको बोलते हैं ब्रूनर्स ग्रंथि। ब्रूनर्स ग्रंथि, देखो मैंने लिखा है ब्रूनर्स ग्रंथि कहां पाया जाता है, तो छोटी आंत के लीवर कुहर की दीवारों पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाया जाएगा ब्रूनर्स ग्रंथि, और इन्हीं से क्या निकलेगा, आंतरिक रस निकलेंगे। कौन से रस निकलेंगे, आंत से, इंटेस्टाइन से कौन से रस निकलेंगे, आंतरिक रस निकलेंगे, इंटेस्टाइन जूस निकलेंगे। और इसमें सारे, लगभग सारे एंजाइम होते हैं जो भोजन का पाचन करता है। इसीलिए तो बोलते हैं सबसे ज्यादा भोजन का पाचन कहां हो रहा है, छोटी आंत में। ये देखो इरप्सिन है, प्रोटीन का पाचन करेगा, एमिनो एसिड में बदल देगा। लाइपेज है, वसा का पाचन कर देगा। फैट का पाचन, लिपिड का पाचन कौन कर देगा, लाइपेज कर देगा। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च सबके पाचन के लिए इसमें माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज सारे कुछ पाए जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि लगभग सबसे ज्यादा जो पाचन हो रहा है कहाँ हो रहा है, छोटी आंत में। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये सारे किसका पाचन कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का पाचन कर देंगे। इरप्सिन, प्रोटीन, इरप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को
प्रोटीन का पाचन करेगा, और जो उधर से पेप्टाइड आए होंगे, जो पेप्टेन्स के रूप में आते हैं, पॉलीपेप्टाइड के रूप में आता है, सबका पाचन अंतर कहाँ होगा? वो होगा हमारा छोटी आंत में, और इसे अमीनो एसिड में बदल देगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? लाइपेज वसा में बदल देगा। तो छोटी आंत का ये सारी बातें हैं, इससे क्वेश्चन एग्जाम में छोटी आंत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन छोटी आंत से ही पूछे जाते हैं। विली कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में। कहाँ पाया जाता है विली? छोटी आंत में। बुनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? बुनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में। बुनर्स ग्रंथियां से एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बुनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था? आपका आंसर होगा छोटी आंत में। उसके अलावा अगर पूछा जाए इलियम, जेजेनम और ड्यूडेनम किसके पार्ट है? छोटी आंत के पार्ट है। ड्यूडेनम में क्या होता है? किसी प्रकार के एंजाइम का स्राव नहीं होता है, उससे दो हार्मोन निकलते हैं, सिक्रेटिन, कार्लेसिस्टोकाइलिन, अग्न्याशय को उत्तेजित करेगा, यकृत को उत्तेजित करेगा। ठीक है। सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा पाचन होता है, और सबसे ज्यादा अवशोषण भी, एब्जॉर्प्शन भी सबसे ज्यादा कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा। इसकी लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर होती है। इसका डायमीटर कितना होता है? 1.5 सेंटीमीटर। ज्यादा बड़ा हॉल नहीं होता, पतला सा होता है, इसीलिए तो भोजन को अच्छे से तरीके से पचाता है। इसमें क्या होती है? लीवर कुहर की दीवारें पाई जाती है। ये देखो, ये पूरा है छोटी आंत, यहाँ पर लीवर कुल की दीवारें पाई जाएगी। छोटा छोटा यहाँ पर मैंने जूम करके बनाया लीवर कुल की दीवारें। ये देखो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लीवर कुहर की दीवारें और बुनर्स ग्रंथियां। इलियम में क्या पाया जाता है? विल्ली। अब पूछेगा अवशोषण कौन करता है? विल्ली करता है। इस तरह की कुछ काटेनुमा आकृति होती है, इसे विल्ली कहते हैं। एक यहाँ पर रूजी था जो कि भोजन को रोक के रखता था, ये अमाशय का पार्ट था। ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग बड़ी आंत का। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारी क्या है? बड़ी आंत। यहाँ पे बड़ी आंत देखो, यहाँ मैंने उसे अलग से बनाया। ये हमारी बड़ी आंत, तो यहाँ से छोटी आंत से जुड़ता है। छोटी आंत आगे किसमें मिल जाती है? बड़ी आंत में। कहने के लिए बड़ा है, लेकिन ये बड़ा नहीं है, ये 2-3 मतलब बहुत छोटा, मतलब उसकी तुलना में छोटी आंत से छोटा है। ये कहने के लिए बड़ा है क्योंकि उसका क्या है? डायमीटर ज्यादा, इसलिए इसको बड़ी आंतें कहते हैं। इसका कार्य भी बहुत कम है। इसमें कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? अवशोषण करता है। जो पानी में कुछ विटामिन मिनरल्स होते हैं उसका अवशोषण करता है। तो इसके कितने भाग होते हैं? इसके 1 2 3 4। इस भाग को क्या बोलते हैं? सिकम बोलते हैं। इस भाग को क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो भाग होता है इसे बोलते हैं सिकम। इस भाग को क्या बोलते हैं? सिकम। छोटी आंत जहां से बड़ी आंत में मिलती है उस भाग को बोलते हैं हम लोग सिकम। और यहीं पर देखो, छोटी आंत यहाँ मिल रहा है, यहीं पर सिकम में ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस पार्ट में पाया जाता है? तो याद रखना है सिकम। इससे अपेंडिक्स क्या होता था? जब हम लोग बहुत पहले, जब हम लोग बंदर हुआ करते थे बहुत पहले, तो उस समय हम लोग क्या करते थे? सेल्यूलोज सबका खाना, सेल्यूलोज पैरों का छिलका उनका खा लेते थे। अभी तो हम लोग नहीं खाते। तो सेल्यूलोज जब हम खाते थे, जिसका कि पाचन बहुत हार्ड होता था, तो वो सेल्यूलोज जमा हो जाते थे, और ये जो अपेंडिक्स होता था वो सेल्यूलोज का पाचन करता था। तो जब हम बहुत लाखों वर्ष पहले का बात है, जब हम लोग बंदर उंदर वाले फेज में थे, उस समय हम लोग में अपेंडिक्स होता था। लेकिन आज इसका कोई काम रहा नहीं है, क्योंकि हम लोग सेल्यूलोज का डायरेक्ट पाचन करते ही नहीं है। तो ये एक तरह से अवशेषीय अंग हो गए हैं। इसी में क्या होता है, कभी कभी कुछ फंस जाते हैं खाना वाना, ये मालूम, तो फिर कुछ खाना यहाँ फंस जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? इसमें सूजन उजन आ जाते हैं। तो सूजन आने से क्या हो जाएगा? आप सुनते हो कि उसका अपेंडिक्स फट गया, या अपेंडिक्स में बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत जोर का दर्द करता है अपेंडिक्स में, तो क्या करेंगे डॉक्टर? इसको कट करके हटा देते हैं। तो ये अपेंडिक्स है। अभी इसका कोई काम नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बड़ी आंत के किस भाग में अपेंडिक्स होता है? बड़ी आंत के किस भाग में अपेंडिक्स पाया जाता है? तो मानना है सिकम। सिकम हो गया, कोलन हो गया, रेक्टस हो गया। ये 3 मुख्य पार्ट होते हैं बड़ी आंत का। बिग इंटेस्टाइन जो है उसके 3 महत्वपूर्ण पार्ट है। एक है आपको सिकम, एक है आपको कोलन, और एक है आपको रेक्टस। देखो, इस वाले भाग को बोलते हैं असेंडिंग, ऊपर की ओर जा रहा है। जब ऊपर की ओर जा रहा है तो असेंडिंग कोलन, जब इस तरह से चल रहा है जिसे ट्रांसवर्स कोलन, और जब नीचे की ओर जा रहा है इसे बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। तो 3 जगह आपको कोलन हो गया, ऊपर की ओर असेंडिंग, इस साइड में क्षैतिज में ट्रांसवर्स, और फिर नीचे की ओर आ रहा है तो ये हो गया डिसेंडिंग। तो ये 3 हो गए बिग इंटेस्टाइन के।
मेन पार्ट। उसके बाद सीकम कहाँ पाए जाते हैं? तो जहां पर छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ता है उस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? सीकम बोलते हैं। और अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है? इसी सीकम वाले एरिया में क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? तो पहले इसका कार्य, तभी तो इसका कुछ कार्य है नहीं। अब बात करते हैं हम लोग कोलन का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कोलन है। पानी का अवशोषण, पानी का पुनः अवशोषण। जब हम लोग के शरीर में कभी पानी कम होता है, हमने पानी पिया नहीं है, तो ये क्या करता है, जो यहाँ से सारी भोजन जब पाचन हो चुका है, वो एक तरह से मल बन चुका है, जब ये जा रहा होता है तो इससे क्या करता है? पुनः पानी का अब्जॉर्प्शन कर लेता है। तो एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पानी का पुनः अवशोषण कौन सा पार्ट करता है? तो पानी का पुनः अवशोषण जो करता है कोलन करता है, जो बड़ी आंत का पार्ट है। देख लो, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। आपने सीकम देख लिया, जहां से चुपती से यहाँ से क्या क्वेश्चन आएंगे? छोटी आंत से कौन जुड़ता है? सीकम। अपेंडिक्स कहाँ होता है? सीकम वाले पार्ट में। कोलन क्या करता है? पानी का अवशोषण करता है और मिनरल्स का भी अवशोषण कर लेता है। यहाँ कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो यह कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। फिर यहाँ कौन सा है? ट्रांसवर्स कोलन हो गया, एक ही काम है। डिसेंडिंग का भी वही है, रेक्टस। अब यहाँ से सभी का क्या हो चुका है? पाचन हो चुका है। सारा जब पाचन हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा? अब एक तरह से वो मल का रूप ले लेगा। तो यहाँ रिक्टस के पास क्या होगा? जो पाचन होने के बाद जो पदार्थ बचे हैं हमारे, वो यहाँ पर पहुंच चुका है और मल के रूप में इस पार्ट को बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं इसको? एनस बोलते हैं। इंग्लिश में इसको गुदा भी बोलते हैं। तो यहां से हमारा मल बाहर आ जाएगा और इस तरह से आपका बड़ी आंत भी हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं कि किस किस प्रक्रिया से हम लोग गुजरे हैं। देखो, ये पाचन के चरण है। कितने चरणों में गुजरा? अभी हमने यहाँ पूरा पाचन का सिस्टम का बात कर ली है। अब कौन कौन से चरण से होकर यह गुजरा है? जब हम लोग भोजन को मुंह में ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अंतःकरण कर रहे हैं। से क्या कहते हैं? अंतःकरण। अंतःकरण के बाद क्या होगा? उसका पाचन होगा, यानी डाइजेशन होगा। इससे पहले क्या हो चुका था? इंजेक्शन हो चुका था, डाइजेशन हो जाएगा। जब डाइजेशन हो जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा? अवशोषण होगा, तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? बड़ी आंत से होते हुए क्या हो जाएगा? अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन जब हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन के बाद एक क्रिया है जिसको बोलते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण के बारे में जानिए। जब हम लोग का जो ब्लड होता है, जब यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हमारा भोजन क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन हो गया। ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर की पूरी कोशिकाओं क्या कर दिया गया? जो भी पोषक पदार्थ है उसको शरीर के विभिन्न पार्टों में भेज दिया गया। अब उन्होंने एनर्जी बनाया, जो हमें जरूरत थी उतना भर उन्होंने बना लिया। लेकिन जो एक्स्ट्रा बच गया, अभी हम खाना खाए, एनर्जी मिला, लेकिन हम तो अभी यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस जो अतिशेष एनर्जी बचती है उसे वह पुनः सरल से जटिल रूप में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेती है अपने पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनः क्या करती है? पाचन में क्या हुआ? जटिल से क्या कर दिया था? सरल में तोड़ दिया था। फिर क्या किया? जब सरल पूरे शरीर में पहुंचा तो जितना उसको जरूरत था उस समय उतना तो उसने यूज कर लिया। बाकी क्या करेगा? जो अधिशेष बच गया उसे उसने पुनः जटिल रूप में अपने पास रख लिया। अब देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग खाते हैं और सो जाते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। खाना तो उन्होंने लिया, पोषक तत्व लिए, शरीर में पहुंचा, अब उन्होंने उसका यूज ही नहीं किया, तो क्या होता है? धीरे धीरे उनके चमड़ी के ऊपर, चमड़ी के अंदर फैट बन जाते हैं और वे मोटे हो जाते हैं। तो स्वांगीकरण क्या होता है? भोजन का एब्जॉर्प्शन होने के बाद पूरे शरीर में पहुंचना और कोशिकाओं द्वारा एनर्जी उससे लेना और अधिशेष को बचाकर रखना, वो कहलाता है स्वांगीकरण। तो याद रखना है, एसिमिलेशन इसका मतलब होता है स्वांगीकरण, मतलब अधिशेष जो पोषक तत्व तो बच गए हैं उसे वह पुनः सरल से क्या कर देगा? जटिल बनाकर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर देगा, और ये क्रिया कहलाती है स्वांगीकरण। मल त्याग समझ गए। जब पाचन हो चुका है, जो अवशिष्ट पदार्थ हुए वो बाहर हो गया, वो हो गया हमारा मल त्याग। तो एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं, यहाँ से कहाँ क्वेश्चन किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं, लार ग्रंथियों के बारे में बात किए थे, कौन कौन सी लार ग्रंथियां थी, उसके क्या क्या कार्य थे। तो लार ग्रंथियां हमने बात किया था, पैरोटिड है, सबलिंगुअल है, सबमंडिबुलर है, ये तीनों लार ग्रंथियां हैं। इन तीनों से कौन कौन से एंजाइम निकल रहे थे?
तो हम लोग बात करें टाइलिन का, माल्टेज का, डायस्टेज का, लाइसोसोम का, इन सब के कार्य के बारे में बात किए थे। इन सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुख में जीवाणु का कौन मारेगा। मुख में हमने अभी जो मान लो कि गंदे हाथ से हम कभी कभी खाना खा लेते हैं तो उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, तो लार में लाइसोजाइम करके एंजाइम पाया जाता है जो क्या करेगा, बैक्टीरिया को मार देगा। और जो स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया वहां से बच गया कि नहीं हम तो अभी जाएंगे भैया, वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर। यहाँ पर जाने के बाद उसका क्या हो जाएगा, HCl निकलेगा, बोलेगा आओ। HCl उसे भी क्या कर देगा, मार देगा। ठीक है, HCl का भी काम समझ गए आप लोग। अमाशय का बात करते हैं। यहाँ से भोजन, इस भोजन को जो मुंह में चबाया गया था, और शुरू में बताए थे कि पाचन कैसी प्रक्रिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा पाचन कैसी प्रक्रिया है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। कैसा प्रक्रिया है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। कैसे है, पहले तो मुंह में जब भोजन का हम लोग तोड़ते हैं, दांतों से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, ये मैकेनिकल है, यांत्रिक कार्य है ये, तो ये तो रासायनिक नहीं है, तो ये फिजिकल हो गया। उसके बाद लार ग्रंथियां और अंदर में बहुत सारे एंजाइम आके मिलते हैं, वो रासायनिक रूप से उसका पाचन करते हैं। तो फिजियो भी है और केमिकल भी है, तो इसे क्या कहते हैं, फिजियो केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग अमाशय के बारे में। अमाशय का 3 पार्ट के बारे में बात किए थे। एक था कार्डियक, दूसरा था फंडिक और तीसरा था पाइलोरिक। कार्डियक से ऑक्सेंटिक कोशिका से HCl का स्रवण हो रहा था और HCl भोजन को अम्लीय बना दे रहा था, और जो अम्लीय भोजन था वो अन्य बैक्टीरिया को भी मार दे रहा था, और यहाँ से लार के जो कार्य थे वो खत्म कर दे रहे थे। यहाँ पर रुचि के बारे में बात किए थे। रुचि क्या करता है, भोजन को रोक के रखता है। ये जो हमारा अमाशय है उसका फंडिंग वाले पार्ट में कांटेदार कुछ आकृतियां होते हैं इस प्रकार के। ठीक है, और ये आकृतियां भोजन को रोक के रखता है। यहाँ से भोजन कहाँ पहुंच गया था, ड्यूडेनम में। यहाँ पर यकृत था, और यकृत से क्या हुआ था, जठर रस निकल कर पहुंचा, और इसने क्या किया, पित्त वहां पर दिया, और इसने वसा के मलसीकरण कर दिया। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि वसा के मलसीकरण कौन करता है, तो वसा के मलसीकरण कौन करेगा, यकृत। यकृत नहीं करेगा, यकृत से निकलने वाले पित्त करेंगे। पित्त कहाँ जमा होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पित्ताशय में, हिंदी में पित्ताशय नहीं लिखे, वहां गोल्ड ब्लैडर भी लिख सकते हैं, तो ये भी याद रखना है। किस जानवर में गोल्ड ब्लैडर नहीं होता है, घोड़ों में गोल्ड ब्लैडर नहीं होता। उसके बाद यहाँ से अग्न्याशय से, पेनक्रियास से, इसको सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आता है कि किसे पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। कहां से पूर्ण पाचक रस निकलते हैं, तो अग्न्याशय से पूर्ण पाचक रस निकलते हैं। सभी प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तीनों का पाचन कर देते हैं। फिर हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर भोजन में ड्यूडेनम का पार्ट था ये सब। ड्यूडेनम में क्या होता है, 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, सेक्रेटिन निकलता है, कोलेसिस्टोकाइनिन निकलता है। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, यकृत को जाकर उत्तेजित करता है कि फटाक से क्या करो, भोजन बनाओ। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सा हार्मोन यकृत को पित्त निकालने के लिए उत्तेजित करता है, पोक करता है। तो हम लोग को क्या याद रखना है, कोलेसिस्टोकाइनिन। कहां से निकलता है, यह भी सवाल बन सकता है, तो याद रखना है ड्यूडेनम, हिंदी में बोले तो पक्वाशय। ड्यूडेनम से क्या निकलता है, तो हमारा कोलेसिस्टोकाइनिन निकलता है, और ये क्या करेगा, जाके यकृत को उत्तेजित कर देगा। ड्यूडेनम से एक और मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन निकलता है जिसे क्या कहते हैं, सिक्रेटिन बोलते हैं। सिक्रेटिन क्या करेगा, ये जाएगा पेनक्रियाज यानी अग्न्याशय के पास, बोलेगा भैया जल्दी से क्या करो, पूर्ण पाचक रस निकालो। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे कि अग्न्याशय यानी पेनक्रियाज को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है, और वो हार्मोन कहां से निकलता है, निकलता है ड्यूडेनम, छोटी आंत का ऊपर वाले पार्ट से, ड्यूडेनम से, और वो जाके अग्न्याशय को क्या बोलता है, उत्तेजित कर देता है कि चलो अपने काम में लग जाओ। ये काम हो गया, पक्वाशय काम खत्म। अब आ जाते हैं हम लोग छोटी आंत में। ये भाग है कौन, जेजेनम, बीच वाले पार्ट क्या बोलते हैं, जेजेनम। उसके नीचे वाले पार्ट क्या होता है, इलियम। इलियम छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, इलियम। इलियम में क्या पाया जाता है, विली पाया जाता है। विली से क्या होता है, जो भोजन का पाचन हो चुका है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। देखो अवशोषण केवल छोटी आंत में नहीं होता, अवशोषण का कार्य, एब्जॉर्प्शन का कार्य मुंह से ही प्रारंभ हो जाते हैं। कुछ ग्लूकोज का मुंह से ही पाचन हो जाता है, कुछ दवाइयां आती है जिसे बोला जाता है मुंह में चबलाइए, और उस दवाइयों का पाचन मुंह से ही हो जाता है। और फिर हम लोग अमाशय में भी कुछ चीजों का पाचन हो जाता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट के पाचन हो जाते हैं, जो हम लोग अल्कोहलिक पदार्थ लेते हैं उसका पाचन हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा पाचन कहाँ से होता है, कहाँ पे होता, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, तो वो छोटी आंत से भी सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन छोटी आंत से होता है। बाकी कुछ कुछ लार ग्रंथि के पास यहाँ पर मुख में हो जाएगा, कुछ अमाशय के पास हो जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होगा, वो होगा छोटी आंत में। छोटी आंत में कौन करेगा, इलियम करेगा। इलियम में कौन से कोशिकाएं पाई जाती हैं जो इसका अब्जॉर्प्शन करता है, तो भीली। कौन, भीली। उसके बाद यहाँ से भोजन क्या आ जाएंगे,
पाचन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, बड़ी आंत में आ गया। बड़ी आंत पाचन नहीं करता, इंपॉर्टेंट है, दे देगा कौन सा पाचन में भूमिका नहीं निभाता। बड़ी आंत पाचन में भूमिका नहीं निभाता है, वो केवल और केवल जल का एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण करता है। ठीक है, जल का कर लेगा, कुछ खनिज पदार्थ, कुछ खनिज लवण विटामिन का अवशोषण कर लेगा। इस पार्ट को क्या बोले थे? सिकम। सिकम अगर पूछ दिया अपेंडिक्स कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत के किस पार्ट में अपेंडिक्स पाया जाता है? सिकम में पाया जाता है। इस भाग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ऊपर की ओर जा रहा है, असेंडिंग, और यहाँ पर कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और यहाँ पर एक्टम पाया जाता है। अब सब कुछ हो चुका है पाचन, कुछ जटिल पदार्थ मतलब कुछ जो बच गए हैं, जो पाचित नहीं हुए और जो पाचित हो गए, दोनों मिलके कहां पहुंच चुके हैं? एक्टस के पास। उसके नीचे उतरेंगे तो यहाँ एनस है, और एनस से हम लोग क्या कर देंगे? मल को त्याग कर देंगे। ये पूरी प्रक्रिया किस चरण में होती है? पाचन के कितने चरण थे? अंतःकरण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल त्याग। कौन कौन सी ग्रंथियां भाग ली थी? देखो, लार ग्रंथियां ने भाग लिया। उसके बाद कौन सी ग्रंथि भाग ली? उसके नीचे आओ, जठर ग्रंथि भाग लिया। अग्न्याशय ने भाग लिया, ये भी ग्रंथि है। यकृत बाह्यस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसने भी भाग लिया। आंत, छोटी आंत से आंतरिक ग्रंथि निकलती है, वहां पर 2-3 और बातें किए थे। जो लीवर कुहर की दीवारें थी, वर्णिक ग्रंथि थी, उन सब ग्रंथियों से भी क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी ग्रंथि है जो पाचन में कार्य करती है? तो उसे याद रखना, ये सारी ग्रंथियां पाचन में कार्य करती है। इसके अलावा कौन से एंजाइम है जो एंजाइम होते हुए भी, एंजाइम नहीं होते हुए भी पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि एंजाइम ना होकर भी पाचन में कौन सी भूमिका निभाता है? तो याद रखना है, पित्त। पित्त एंजाइम नहीं है, लेकिन पाचन में क्या करता है? वसाओं का इमल्सीकरण करता है। तो आशा करते होंगे आप छोटी पाचन तंत्र या डाइजेशन सिस्टम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसे बना पाएंगे, और कोशिश किया है, जितना आता था मैंने सब कुछ बताने की कोशिश यहाँ पर किया है। और आशा करते हैं अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।